जैसे ही सर्जरी होगी मैं बढ़िया से चलने लगूंगा और दौड़ने लगूंगा। लेकिन असली प्रोसेस सर्जरी के बाद शुरू होता है। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 12-13 सालों से लोगों को एक्सरसाइज से दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। आज क्लिनिक में बैठे बैठे एक पेशेंट आया मेरे पास, संदीप भाई। उन्होंने ACL सर्जरी करवाया था। ACL सर्जरी के बाद सर्जरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर में गए, उन्होंने एक्सरसाइज करवाई। जब वो आए तो उनका घुटना बहुत ज़्यादा बैंड था, मुड़ा हुआ था और उनका घुटना एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं हो रहा था। अब जब घुटना स्ट्रेट या सीधा नहीं होता है तब हम उसको एक्सटेंशन लेग बोलते हैं। तो ACL सर्जरी के बाद एक्सटेंशन लेग क्लियर करना ये बहुत बड़ी मशक्क़त वाली चीज़ है। सर्जरी तो पेशेंट करवा लेता है एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जैसे ही सर्जरी होगी मैं बढ़िया से चलने लगूंगा और दौड़ने लगूंगा। लेकिन असली प्रोसेस सर्जरी के बाद शुरू होता है। स्टेबिलिटी के लिए ACL को रिपेयर किया जाता है या रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। जब संदीप भाई मेरे पास आए वो बहुत पेन में थे। उन्होंने बोला कि मेरा घुटना मुड़ ही नहीं रहा है, घुटना बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और सीधा भी नहीं होता है, और जब मैं चलता हूँ तो पैर मुड़ा हुआ रहता है और जैसे जैसे चलना शुरू होता है घुटना दुखने लगता है। तो एक्सरसाइज जब उन्होंने करी तो उनका फोकस एक ही था कि उनका घुटना मुड़ना चाहिए, बेंड होना चाहिए। घुटना मुड़ने लगेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि घुटना मुड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है घुटना सीधा होना। सर्जरी के बाद आप में से अगर किसी ने भी सर्जरी करवाई है नी रिलेटेड या कोई भी सर्जरी करवाई है तो देखा होगा कि वहाँ के आसपास के जो मसल्स हैं ना वो पतले हो जाते हैं, साइज़ में रिड्यूस हो जाते हैं। उसको हम लोग मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं, मसल वेस्टिंग बोलते हैं। तो जहाँ भी मसल्स अगर डीकंडीशनड है, मतलब वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, वहाँ वो पतले होने वाले हैं। इसीलिए जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं और वो जो लोग वर्कआउट करते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि वर्कआउट वालों का मसल डेवलप्ड होता है, बड़ा दिखता है, शेप में दिखता है, और जो वर्कआउट नहीं करते हैं उनका मसल दिखता ही नहीं है। डीकंडीशनड मसल मतलब अंडर यूज मसल। तो अब सर्जरी के बाद क्वाड्रिसेप मसल जो है घुटने के आसपास का, जो ACL सर्जरी के बाद बहुत ज़रूरी होता है, वो डीकंडीशनड था। मसल भी पतला था, पैर पतला दिख रहा था। संदीप भाई का कंसर्न ये भी था कि मेरा पैर बहुत पतला दिख रहा है। तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी असेसमेंट लेने के बाद पता चला कि जो गर्थ मेजरमेंट है, मसल का साइज़ तो बहुत कम हो गया है। VMO मसल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। VMO मसल क्वाड्रिसेप मसल का पार्ट है जो घुटने को एकदम स्ट्रेट करने में मदद करता है। अब हम जब चलते हैं तो पैरों पे सिंगल लेग पे एक वज़न आता है, घुटना हल्का मुड़ता है, फिर वेट आता है, पैर घुटने से एकदम टाइट स्ट्रेट होता है, उसके बाद हम आगे कदम रख पाते हैं। अब संदीप भाई के केस में ये पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि उनका घुटना बैंड रह रहा था। क्वाड्रिसेप अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। क्वाड्रिसेप्स का काम है उसको स्ट्रेट करना, वो कर नहीं पा रहा था अच्छे से, इसीलिए वो बैंड हो रहा था और वो डगमग चल रहे थे। तो पहला हमारा फोकस ये हो गया कि हमें क्वाड्रिसेप्स को अच्छे से मजबूत करना है। अगर टर्मिनल नी एक्सटेंशन मतलब घुटना अगर बिल्कुल सीधा हो रहा है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और चलते चलते दर्द नहीं होने वाला है। तो बस हम लोगों ने उनको ये 3 एक्सरसाइज दी जिससे वो क्वाड्रिसेप मसल्स पे अच्छे से काम कर सकें। पहली एक्सरसाइज मैंने उसे नाम दिया है हील अप्स। घुटना दबाने वाला एक्सरसाइज लोग करते हैं, लेकिन जब टर्मिनल नी एक्सटेंशन का लेग होता है तो घुटना दबाना पड़ता है और उसके साथ हील को भी थोड़ा अप करता है। कुछ रिपीटेशन हमने उनको यहाँ पे करवाए, कुछ हमने उनको बोला कि घर पे करिए। दूसरी एक्सरसाइज हमने उसको प्रिस्क्राइब करी एक बैंड बांध के नी एक्सटेंशन लाने का। खड़े खड़े एक बैंड बांध दिया और उनको नी एक्सटेंड करने को बताया गया। सिलेक्टेड रिपीटेशंस करवाए क्योंकि जो रिपीटेशंस देने होते हैं वो कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कम है तो मसल्स अच्छे से काम नहीं करने वाला, ज़्यादा हो जाएगा तो मसल फैटिक हो जाएगा, ओवर यूज हो जाएगा, और जो हमारा गोल है स्वेलिंग को कम रखने का वो नहीं हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्वेलिंग है तो बेंडिंग में वापस डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तो तीसरी हमने एक रोल रख दिया घुटने के नीचे बोलते और घुटने से पैर को सीधा करने के लिए बोला। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने प्रॉपर रिपीटेशंस के साथ उनको दी। कुछ ही दिनों में
उनके मसल्स में रिकवरी हमने देखी। इसी के साथ हमने स्वेलिंग रिडक्शन पे भी काम किया, जिसमें हमने उनको थोड़ा वॉकिंग एडवाइस किया। मूवमेंट में रहेंगे तो स्वेलिंग रिड्यूस करने में मदद होगी। थोड़ा आइसिंग एडवाइस किया, थोड़ी होम एक्सरसाइज दी। तो स्वेलिंग रिडक्शन बहुत ज़रूरी है और टर्मिनल नी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग के फेजिस में अगर हमें कोई भी बोलता है कि हमें जल्दी रिकवर होना है, जल्दी ठीक होना है, हमारे डॉक्टर ने बोला है, या हम भी बोल रहे हैं कि पैर मोड़ते जाइए, ज़ोर लगा के पैर मोड़िए, तो ज़ोर लगा के पैर मोड़ने के चक्कर में घुटने में डैमेज ज़्यादा होगा, ना कि कुछ अच्छा होगा। आर्थ्रोफाइब्रोसिस यानी घुटना जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, पेशेंट अगर बर्दाश्त कर रहा है तो अंदर सूजन आते जाती है और जॉइंट बहुत जाम हो जाता है। तो संदीप भाई को मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, क्योंकि उनका माइंड भी पहले यही था कि घुटना मोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे अच्छे से हमने काम किया तो डे बाय डे वो बेटर होते गए। अभी भी मेहनत करना बहुत जारी है, मेहनत ज़रूरी है उनके केस में। लेकिन ये जब पेशेंट आता है, अगर उन्होंने खुद ने या किसी ने उनका पैर फोर्सफुली बेंड किया है, तो घुटना सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ACL सर्जरी के बाद प्राइमरी गोल घुटना सीधा करना होता है। भले ही आपने कितने भी अच्छे सर्जन के पास सर्जरी करवाई, लेकिन जो अल्टीमेटली सर्जरी के बाद जो बेस्ट रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है पेशेंट को। और रिहैब बहुत लंबा हो जाता है। कई बार पेशेंट आधे से रिहैब छोड़ देते हैं। रिहैब छोड़ने के बाद बहुत ही जल्दी उनका घुटना खराब हो जाता है, आर्टिकुलर कैर्टिलेज डैमेज होने की वजह से। ACL इंजरी के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा ACL रिलेटेड जो वीडियो है वो जाके ज़रूर देखिए। आपका गोल अगर स्पोर्ट्स वापस खेलना है तो रिहैब लंबा हो सकता है। वो कितने समय का रिहैब हो सकता है, कितने समय तक आपको फिजियोथेरेपी रिहैब लेना चाहिए, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।